गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री माधव एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 10, जिसके हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रकाश और उसके गुणों के बारे में, सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था हमने समतल दर्पण और उसके गुणों के बारे में, और थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था गोलीय दर्पणों के बारे में और उनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। आज जो कुछ परिभाषा रह गई थी उन पर चर्चा करेंगे, और फिर आज हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस लेक्चर में सीखेंगे। आइए देर किए बिना अपना डिस्कशन जारी करते हैं। तो देखिएगा, पहले थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं दर्पणों का। तो हमने बताया था आपको कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। एक कांच के खोखले गोले से काट कर बनाए गए दर्पणों को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये आपका एक कांच का खोखला गोला है, हमने इसको यहाँ से इस तरह से काट लिया है, ठीक है। काट के ये टुकड़ा अलग कर दिया, ये आपका अलग कर दिया, ये बन गया हमारे पास 2 खंड, ठीक है। 2 गोलीय खंड बन गए हैं। इन दोनों गोलीय खंडों पर पॉलिश करने हैं, पॉलिश करके हमें इनको दर्पण बनाना है, ठीक है। तो हमने इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिए इस वाले खंड के, और इसके दबे हुए खंड पर पॉलिश कर दिए। और आपको पढ़ाया गया था, समझाया गया था, सिखाया गया था कि इससे पहले वाले लेक्चर में कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर पॉलिश की गई हो और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखिए, इसमें उभरे तल पर पॉलिश की गई है और दबा तल कैसा है, इसका परावर्तक, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। यह है आपका अवतल दर्पण। और ये इसमें देखिए उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, क्योंकि इसमें दबे तल पर पॉलिश की गई है, और जिसमें दबे तल पर पॉलिश हो वो होता है उत्तल दर्पण। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि जब दबे तल पर पॉलिश कर दी तो परावर्तक तल कौन सा बना, उभरा हुआ, तथा उत्तल पृष्ठ कैसा होगा, परावर्तक। अब प्रकाश आएगा तो इस तरह से उत्तल पृष्ठ से टकरा के क्या होगा, वापस होगा। तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उत्तल पृष्ठ, इसलिए है उत्तल दर्पण। और यहाँ इस वाले में प्रकाश का परावर्तन जो है वो कहाँ से होगा, वो होगा आपका है अवतल पृष्ठ, दबे हुए पृष्ठ। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे दोनों तरफ से ये परावर्तक तल है, तो इस साइड से, दोनों साइड से बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसे इसमें दोनों साइड से बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये दर्पण जो है जिस कांच के खोखले गोले से बने हैं, काट के देखिए, अभी गोला आपके सामने ही था, ये गोला इस तरह से पूरा हो रहा है, और यहाँ इस तरह से। तो इस गोले का केंद्र देखिए इधर होगा, तो इस गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काट के बने होते हैं, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पणों का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस गोले का जो केंद्र है वो इन दोनों दर्पणों का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो आपका दर्पण के दाईं ओर है, और अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो अवतल दर्पण के बाईं ओर है, ठीक है। अब यहाँ हमने बताया था कि मुख्य फोकस के बारे में चर्चा की थी, तो उसके लिए अलग चित्र बनाएं। देखिए यहाँ ये आपका कैसा है, ये आपका एक यहाँ ये आपका है उत्तल दर्पण, और इस उत्तल दर्पण का ये वाला तल जो क्या है, परावर्तक तल है, दोनों साइड से बीचों बीच में बात करें तो यहाँ ये हो गया दर्पण का ध्रुव, और इनके दर्पण का ध्रुव, और इधर इसका जो है गोला इधर को पूरा होगा, तो इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये रही आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है। बात करें वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या याद रखना है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आपको पढ़ा दी गई है। अब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। तो देखिएगा, ये जो किरणें हैं इधर, अगर आप इधर से देखिएगा, इस साइड से देखोगे तो ये किरणें जो है आपको इधर से आती हुई, इस बिंदु से आती हुई दिखाई देंगी। तो ये दर्पण के ये बिंदु क्या हो गया, मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। जैसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इसकी फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी के बारे में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के बारे में चर्चा कर ली है। अब आइए इधर चित्र बना के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बारे में सीखते हैं। तो ये रहा आपका ये गोलीय खंड, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर हमने कर दी पॉलिश, तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। ये क्या बन गया आपका, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बन गया। अब यहाँ अवतल दर्पण बन गया, और इधर देखिएगा, ये जो है यहाँ से ये आपका परावर्तक तल है, तो दोनों साइड से बीचों बीच में ये जो बिंदु होगा, परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। और ये गोला जो है इधर को पूरा होगा, ये गोला अगर इस गोले को पूरा करोगे आप, तो ये गोला होगा इधर के लिए पूरा इस तरह से, ये गोला इधर को पूरा होगा। तो जब गोला ये इधर पूरा होगा तो इस गोले का केंद्र कहाँ होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा, और इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और इन दोनों दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो ये हो गई आपकी इसकी मुख्य अक्ष हो गई। और इसके बाद दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये होगी आपकी इसकी वक्रता त्रिज्या। अब बात करें अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ये आ रही है और दूसरी ये आ रही है, ठीक है। ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद काटते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस। तो ये परावर्तन के पश्चात ये किरण ऐसे आई, ठीक है, और ये परावर्तन के पश्चात इधर से, तो ये दोनों किरणें हैं मुख्य अक्ष को काट रही है इस बिंदु पर। जैसे कैपिटल एफ से इस बिंदु को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और ये बिंदु इस दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है। अब मुख्य इनके फोकस दूरी की बात करें तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ इसे स्मॉल एफ से
प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ P और F के बीच की दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ सीख लिया। किसके बारे में सीखा, वक्रता त्रिज्या के बारे में और मुख्य और फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, वक्रता केंद्र के बारे में और फिर आपके मतलब जो है मुख्य फोकस के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, दर्पण के ध्रुव के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में, ये सारी चर्चा हमारी यहाँ हो गई। ठीक है, अब हम बात करें तो देखिएगा ये जो है इनकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कहाँ, यहाँ देखिए दर्पण के ध्रुव से यहाँ तक वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या है और यहाँ दर्पण के ध्रुव P से एक्स में फोकस तक की क्या है, इसमें दूरी जो है वो फोकस दूरी है। अब बात करें यहाँ संबंध में, तो यहाँ हेडिंग है आपको वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। तो अब तक इनके दर्पणों में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो संबंध है, तो क्या होता है, जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। अर्थात क्या होता है, R बराबर होता है आपका 2f। ठीक है, यहाँ से अगर f का मान लो तो जाएगा f बराबर जाएगा R/2। तो ऐसा कह सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो है आपके हर साल ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है विकल्प में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, बहुविकल्प के क्वेश्चन में आता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से आपको एक सही छांटना होता है और 3 गलत होते हैं। ठीक है, तो आपको या तो R बराबर 2f या 2f बराबर R, ठीक है, या इसको R बराबर 2f या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2f बराबर R। तो इनमें से कोई सही मिलेगा, या फिर जो है आपका f बराबर R/2 हो, ये आपका सही होंगे। तो इनमें से आपको टिक करना है सही से, आपको ये नंबर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ।